नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में बम धमाके होने की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 में 2 धमाके हुए, जिसमें अभी तक 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना वाली जगह पर जम्मू के डीजीपी मुकेश सिंह पहुंचे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और बाकी पुलिस कर्मियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर हैं और आगे की जांच चल रही है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ था कि जम्मू में कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। ऐसे में अब राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। कुश्ती संघ और रेसलर्स के बीच चल रहा विवाद जांच कमेटी के गठन और महासंघ के प्रमुख के ब्रजभूषण शरण सिंह को संघ के कामकाज से अलग करने की खबर के बाद भले ही थम गया हो, मगर इस पर सत्ता और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। और अब हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच चल रही है सत्ता की लड़ाई में अब एलजी ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मना कर दिया। सीएम केजरीवाल ने एलजी से मिलने के लिए वक्त मांगा था, मगर एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री से मिलने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जहां सीएम केजरीवाल विधायकों के साथ एलजी से मिलना चाहते थे, वहीं एलजी सीएम से अकेले मिलने पर सहमत थे। उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए लेकर चल रहे विवाद में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में जहां हिंदू समाज से जुड़े तमाम साधु संत भी उनके समर्थन में पहले से ही थे, वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में बयान दे रहे हैं। उधर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद को खड़ा करने वाली संस्था फिलहाल चुप्पी साधे हुई है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम हमीरपुर पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यालय में आगमन होगा। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। शिक्षक विधान परिषद चुनाव को लेकर के चर्चा भी करेंगे नरेश उत्तम। तो प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यालय आगमन होगा और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करेंगे। शाहजहांपुर में बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल यादव के घर पर इंस्पेक्टर नीरज यादव द्वारा फायरिंग करने का बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है। आरोप है कि 5 लाख रुपए उधार लेने के बाद बीजेपी नेता के मांगने पर दबंगई दिखाते हुए इंस्पेक्टर नीरज यादव घर पर पहुंचे थे। उधारी के पैसे मांगने को लेकर नीरज यादव आग बबूला हुए और अध्यक्ष वीरेंद्र पाल यादव के घर पहुंचे। इंस्पेक्टर नीरज यादव ने गाली गलौज भी की। दिसंबर 2020 में इंस्पेक्टर नीरज यादव, उस समय प्रभारी शेरामऊ दक्षिणी थे, मेरे पास आए और हमसे कहा, दादा मेरा भाई बीमार है, दिल्ली में भर्ती है, गंभीर हालत है, हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, 5 लाख रुपया उधार दे दो, हम घर जा कर के एफडी तोड़ा करके आपके रुपए हम वापस कर देंगे। हमने उनको 5 लाख रुपए उधार दिए। कई महीने तक हमने उनसे कोई तगादा नहीं किया। तो तगादा किया तो लगातार वो बहाना करते रहे, अगले महीने दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे। तो 1 साल बाद उन्होंने 2.5 लाख रुपये मुझे वापस किए, कहा बाकी रुपया हम अगले महीने दे देंगे। फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद 50,000 रुपया वापस किए। लगातार हमारे निजी सहायक सचिन शुक्ला द्वारा उनसे तगादा किया जा रहा था, लेकिन वो बहाने पर बहाना कर रहे थे। एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो वो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई। नीरज उनके आवास पे गए
और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे और उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मुझे विभागीय जांच के लिए निर्देशित किया गया। उसमें मुझे एक आदेश मिला है जिसमें इसकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसमें खबर हमीरपुर से, जहां खाद्य विभाग की टीम ने भरे सैंपल। डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। अधिकारी ने दूध के सैंपल लिए हैं। दोषी पाए जाने पर कोर्ट में दर्ज होगा केस। राजा मऊ गांव का पूरा मामला है। उधर कन्नौज में समाधान दिवस में मंत्री असीम अरुण ने शिरकत की है। सदर तहसील में मंत्री ने खुद सुनी शिकायत। कई शिकायतों के निस्तारण के लिए मंत्री ने रवाना की टीमें। फरियादियों की समस्या का समाधान करना प्राथमिकता है। अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। हरदोई के पाली कस्बे के मोहल्ला आबिद नगर में शुक्रवार रात्रि को अज्ञात कारणों से लगी आग से 9 झोपड़ी जलकर राख हो गई हैं, जबकि आग से 8 बकरियों की जलकर मौत हो गई है। कुशीनगर से खबर है, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ददुही के परिसर की तस्वीर सामने आई है। भ्रूण को नोच नोच कर खाता दिखाई दे रहा आवारा कुत्ता। फोटो वायरल होने के बाद सुर्खियों में सीएचसी दुदही। फोटो सार्वजनिक होने के बाद सक्रिय हुए स्वास्थ्यकर्मी। आनन फानन में स्वास्थ्यकर्मियों को गड्ढे में शव को दफनाया। सीएमओ सुरेश पटारिया ने सीएचसी प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। रायबरेली में पति ने पत्नी को तालिबानी सजा दी है। घर से घसीटते हुए गांव भर में खदेड़ा है। घुमा घुमा कर पत्नी को बेरहमी से पीटा गया। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। अमित शाह के दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमित शाह बिहार दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। बयान को क्या कैसे देख रहे हैं? अरे हम बोल तो दिए, अब देखना। अमित शाह भी आ रहे हैं भाई। और सलाद खाने वाले सावधान हो जाएं। गंदे नाले में मूली धोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर मूली धोने का वीडियो वायरल। सब्जी विक्रेता गंदे नाले में मूली धो रहा है। नाले में आता है फैक्ट्री के केमिकल का पानी। सब्जी विक्रेता की गंदी हरकत कैमरे में कैद हो गई। ट्रांस यमुना झरना नाले के पास का ये वीडियो आगरा का बताया जा रहा है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां नरही थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चट्टी के आगे NH 31 पर मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए जा रहे महिलाओं से भरी पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। हादसे में पिकअप सवार 16 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल महिलाओं को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। खबर सीतापुर से है, जहां इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू। सीसीटीवी की निगरानी में 250 कॉलेज में हो रही हैं। वहीं आपको बता दें कि निगरानी सीधे DIOS ऑफिस से की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां के किरतपुर के खटाई इलाके में आवारा पशुओं से तंग आए किसान ने अपनी 8 बीघे की गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से उजाड़ दी है। ग्राम घटाई गए किसान। क्या फसल है इनकी? बस्ती सदर कोतवाली के भदेश्वर नाथ गांव में एक महिला का सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई है। शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कर दी है। उनकी इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं से, सभी बिंदुओं पर जानकारी करने की कोशिश कर रही है। हमारी 3 टीमें यहाँ पर गांव पर हैं और इस संबंध में सभी बिंदुओं पर हम लोग जानकारी कर रहे हैं और शीघ्र ही पीड़ित मृतका का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। हिंदू कॉलेज बुरका विवाद में सपा विधायक जिया वगैरह में वहाँ हो चुका है, लेकिन ये चीज़ जो मुस्लिम महिलाएं हैं हमारे इस्लाम के अंदर, मिसाल के तौर पे जैसे सिख समुदाय के लोग होते हैं, उनकी धार्मिक आस्था होती है, वो अपने बाल बड़े कर करके अपने पगड़ी बांधते हैं, तो जिसकी धार्मिक जो आस्था है उसके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं है। बात है कि जो बीजेपी हल्का हल्का जहर घोल रही है समाज के अंदर, वो कहीं ना कहीं जाकर के अब कॉलेज के अंदर भी प्रवेश कर गया है और इससे पहले भी कर्नाटक वगैरह में वहां हो चुका है। लेकिन ये चीज जो मुस्लिम महिलाएं हैं हमारे इस्लाम के अंदर, मिसाल के तौर पे जैसे सिख समुदाय के लोग होते हैं, उनकी धार्मिक आस्था होती है, वो अपने बाल बड़े कर करके अपने पगड़ी बांधते हैं, तो जिसकी धार्मिक जो आस्था है उसके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं है। बात है कि जो बीजेपी बिहार की राजधानी पटना में आने वाले 22 फरवरी को बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह मनाया जाएगा। ये जानकारी विवेक ठाकुर ने दी है और बताया है कि इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बड़े किसान नेता भी रहे हैं। एक कार्यक्रम को ओपन करने का है आपके समक्ष कि आगामी 22 फरवरी को पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह व किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के निमित्त प्रदेश के सभी सांसद विधायकगण तो रहेंगे ही, लेकिन किसान मजदूर से सीधा संवाद करने भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उस दिन एक प्रेस रिलीज भी अभी आपको दिया जाएगा। इस थीम पे बात होगी कि निर्माणों की कथा बहुत संक्षिप्त हमारी है, जो अब तक हो जाना था उसकी तैयारी। बिहार सरकार लगातार बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार 1900 रुपए प्रति यूरिया के एक बोरे में 1900 रुपए की अभी सब्सिडी दे रही है। कोई यूरिया की कमी नहीं है। पहली बार 2014 में हमारा शासन आया और सिंदरी का कारखाना, बरौनी का कारखाना, गोरखपुर का कारखाना, जितने भी यूरिया के कारखाने बंद पड़े थे उन सभी को चालू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और मैं कल भी कृषि मंत्री जी बिहार की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। मेरा कृषि मंत्री जी से एक ही प्रश्न है कि आप पिछले 90 दिन में कोई एक दिन बता दीजिए जिस दिन आपके स्टॉक में 15 लाख बोरा से कम यूरिया मौजूद। खबर मिर्जापुर से है, जहां विंध्य कॉरिडोर के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर साइबर ठगी करने वाला पटना बिहार के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 17 जनवरी को थाना विंध्याचल के क्षेत्रांतर्गत निवासी भानु पाठक ने अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध विंध्य कॉरिडोर के नाम पर फर्जी फेसबुक पेज बनाकर साइबर ठगी करने के संबंध में लिखित तहरीर दी थी और जिस मामले में पुलिस ने शनिवार को कामयाबी हासिल की है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर बने हुए हैं। कमलेश, क्या कुछ मामला है? फेसबुक पेज बनाकर ठगी का मामला सामने आया है मिर्जापुर से। जी 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 सर, बताते चले कि एक अभियुक्त जो है बिहार पटना का रहने वाला है, जो बिंद कॉरिडोर के नाम पर फर्जी बारकोड और फर्जी फेसबुक बनाकर लोगों को बारकोड दिखाकर पैसे वसूली और ठगी करने का आरोप लगा हुआ है। जैसे मिर्जापुर पुलिस जो है कि इनको गिरफ्तार किया है और जेल भेजा गया है। कितने लोगों का गैंग बताया जा रहा है ये? सर ये जो मनीष कुमार सुखदेव गांधी निवासी बैंक कॉलोनी चित्रगुप्त नगर पत्रकार नगर पटना बिहार का रहने वाला है और पुलिस से इनको चेकिंग किया गया था। 2 मोबाइल और 4000 ठगी का रुपया बरामद किया गया ये। और पुलिस जांच में के दौरान क्या कुछ पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई? सर जो है कि पुलिस से जानकारी दी गई है कि इन्होंने काफी समय से मतलब साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक मदद से इनको साक्ष्य पकड़ा गया है, जिससे इनको आरोपी बना के और जेल भेजा गया है। बने रहिए आप हमारे साथ, आपका रुख करेंगे कमलेश। तो ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस का, फेसबुक पेज बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। मिर्जापुर न्यायालय परिसर में एडीजे कोर्ट 6 के जज तलेवर सिंह गोली लगने से घायल हो गए हैं। अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अचानक गोली चलने से वो घायल हो गए हैं और जिनका उपचार मंडलीय अस्पताल में किया गया है। तलेवर सिंह मेरठ जिले के मूल निवासी हैं। मंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान बाद उनकी हालत सामान्य बताई गई है। वहीं कोर्ट परिसर में दोपहर करीब 3:30 बजे एडीजी 6 तलेवर सिंह का लाइसेंसी रिवॉल्वर अचानक गिर गया है। उसमें से निकली गोली जमीन से टकराकर उनके पैर में लग गई है। जिला कोर्ट में एडीजे 6 श्री तलेवर सिंह गोली लगने के कारण से घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। जहां जाकर के जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गाउन पहनते समय चैम्बर में उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर गिर गया था, जिससे उनके पैर में गोली लगी है। डॉक्टरों के द्वारा उनके पैर में जो लगी गोली थी उसको निकाला गया है। उनकी स्थिति सामान्य बताई गई है। इसमें फर्दर जुडिशरी के साथ मिलकर और अग्रेतर जांच की जाए। कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। कमलेश, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है जज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उन्हीं की रिवॉल्वर से गोली लगी है उनको। जी 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 आपको बताते चले कि मिर्जापुर में जो हमारे अपर जिला जज थे, उन अपने ही कोर्ट में जो है कि अपना लोअर चेंज कर रहे थे, कपड़े चेंज के, इससे पिस्टल था, उनका पिस्टल गिर गया। अचानक इसमें गोली फायर हो गई और इनके जांघ में जाकर चोटें लग गई है और इनकी स्थिति समान है। तुरंत उपचार हेतु मंडलीय चिकित्सालय में इनको भिजवाया गया। इसकी स्थिति समान है, एकदम ही नॉर्मल है इस समय। बिल्कुल, कैसे ये हादसा हुआ? सर ये जो है कि आप अपने कपड़े चेंज कर रहे थे, शायद कपड़े की वजह से ये पिस्टल वो लिए थे और पिस्टल इनका जो है अचानक से गिर गया था और गिरने के बाद तुरंत अचानक फायर हो गए, जिसमें से गोली इनके जांघ में जाके लग गई। सर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति इसमें नॉर्मल है, उनका इस समय उपचार चल रहा है, एकदम वो नॉर्मल है, अच्छे हैं। डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, कब तक रिलीव कर दिया जाएगा? ये जो है डॉक्टर बोला गया कि 1-2 दिन 3 दिन इनको बेड रेस्ट लगेगा, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और कर्नाटक की रैली में जेपी नड्डा ने बयान दिया है, दिसंबर 2022 में 782 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। कुल 13 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। दुनिया भर का 40% यूपीआई ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। 2014 में 92% फोन हम आयात करते थे, आज 97% फोन आयात भारत में बन रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया गया है जेपी नड्डा की तरफ से। योगी आदित्यनाथ, ये नाम सुनते ही जहन में हिंदुत्ववादी छवि उभरती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार अपने हिंदुत्व वाले बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं योगी राज में आस्था को सम्मान देने का सिलसिला लगातार भी कायम है। आज मौनी अमावस्या के दिन संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और जिसके ऊपर से सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। इस रिपोर्ट को देखिए। ये पुष्प वर्षा करती हुई तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं
कि योगी राज में हिंदुत्व की अलग को लेकर कोई भी समझौता नहीं। तभी तो योगी राज में आस्था को सम्मान देने का सिलसिला कायम है। मौनी अमावस्या के दिन एक बार फिर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। तो वहीं जहां योगी सरकार के आदेश पर श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए जा रहे थे, वहीं कांग्रेस योगी के फैसले पर सियासत का साया छा गया है। मगर बीजेपी भी जवाब देते हुए वार कर रही है। कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार साधु संत और श्रद्धालुओं को आज जिस प्रकार से फूल बरसा रही है प्रयागराज संगम के तट पे, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे जहाँ भी हमारे मंदिर हो, हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, अयोध्या का मंदिर हो, चाहे प्रयागराज के संगम तट पे मेला और जो माघ मेला है या कुंभ मेला है, उसमें उनको सुविधा देने की बात हो, श्रद्धालुओं को, साधु संतों को, या उन पे फूल बरसाने की बात हो, तो ये उनके सम्मान बढ़ाने वाला कार्य है और ये योगी सरकार पहले से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। मौनी अमावस्या के दिन आप फूल बरसाइए, आपका स्वागत है। पर ये न भूल जाइए कि इस देश की बेरोजगारी दर 8.30% हो चुकी है। इस देश की एक महिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान, जिसको अपने खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं है। तो आम महिला का क्या हाल होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस देश का किसान जो सालों जाड़ा गर्मी बरसात में सड़कों पर रहा, उसकी सुध क्यों नहीं ली? उनकी सुध क्यों नहीं ली जो लॉकडाउन में नंगे पैर चलते चले आए? क्या उन पर फूल बरसाने की ज़रूरत नहीं थी? रास्तों में कितने अपनों को खो दिया लोगों ने। यहाँ भले ही विपक्ष योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा हो, मगर ये बात भी सच है कि चाहे कुंभ हो या फिर कांवड़ यात्रा, योगी ने हर बार आस्था और हिंदुत्व को न सिर्फ तरजीह दी बल्कि ये भी साबित किया कि आस्था और विकास के संगम के सारे यूपी को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देख रहे हैं। तभी तो गाजीपुर के मंच पर भी सीएम योगी ने ये बात दोहराई कि विकास से कोई समझौता नहीं। जाति, मत और मजहब की राजनीति कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकती। इसी ने उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा बैरियर था और इस बैरियर को उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने जब अंगड़ाई ली, बैरियर को हटाया, ताकत का एहसास देखा है, कार्य की गति को देखा है, सुरक्षा के बेहतरीन माहौल को देखा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचते हुए देखा है। जयपुर विपक्ष योगी पर बार बार हिंदुत्व के सारे सियासी निशाने साध रहा है, तो वहीं योगी सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए साबित करने में जुटी है कि सरकार की राहें विकास के पथ पर है। तभी तो 17 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के जरिए योगी ये साबित करने में जुटे हैं कि उनका मकसद सिर्फ विकास है। मगर सवाल ये, क्या 2024 में आस्था और हिंदुत्व एक बार फिर से बनेंगे बीजेपी का चुनावी मुद्दा? तो फिर विपक्ष कैसे करेगा बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का सामना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।